हेलो। अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान में हमने अभी तक क्या देखा था, संविधान की विशेषताएं देख ली थी। उसी संविधान की विशेषताओं के क्रम में हम आज क्या देखेंगे कि संविधान में हमारी क्या विशेषताएं। एक विशेषता ये भी थी कि हमने कुछ बाहर के स्रोत थे, वहाँ से संविधान को अपनाया था। दुनिया में जो उस समय तक हमारे संविधान निर्माण सभा जब चल रही थी, उस समय दुनिया के जो सबसे अच्छे संविधान थे और उनकी सबसे अच्छी प्रथाएं थी, जो भी उनको हमने अपनाया, उन सबको किस जगह से और किस देश से और किस प्रकार से कौन से प्रोविज़न अपनाए, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आगे रहा टाइम को हम देखते हुए, अगर आगे टाइम बचा तो हम अनुसूचियों को भी देखेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, कौन से देश से हमने संविधान की क्या विशेषताएँ ली। तो हमारा पहला है, देखिए जब आज़ाद हुआ था भारत तो 1935 का अधिनियम जो हमारा है संविधान का, 1935 भारत शासन अधिनियम, वो लागू था। और उसी के आधार पर हमने कौन कौन सी सब चीज़ें ली थी। संसदीय सिस्टम लिया था, यानी कि संसदीय व्यवस्था ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें संसदीय तंत्र के अलावा, राज्यपाल का कार्यकाल लिया था, न्यायपालिका ली थी, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध उसका प्रशासनिक वितरण, ये सारी चीज़ ली थी। अगर अब हम बात करें अपने संविधान की, तो संविधान को मेजरली 3 पार्टों में और बांटा जा सकता है। वो किस हिसाब के पार्ट हैं, विशेषताओं के हिसाब से। कैसे, अगर हम देखें तो अगर हम बात करें संविधान की का जो हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो यही है, संविधान शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि संविधान की जो संविधान का दर्शन क्या है, तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम से हमने पूरा संविधान का संरचना लिया, यानी कि पूरा हमारा संविधान इसी पे आधारित है। जैसे संघीय तंत्र, संघीय तंत्र मतलब कि राज्य की भी सरकारें होंगी, केंद्र की भी सरकारें होंगी, हालांकि वो सरकारें कैसे काम करेंगी वो आगे डिसाइड होगा। तो हमने यहाँ से संघीय तंत्र लिया संविधान से। ठीक है। संघीय तंत्र लेने के बाद राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि जो राज्यपाल होगा वो कितने समय तक राज्यों में काम करेगा, उसकी नियुक्ति केंद्र से होगी और किसके प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की कृपा ही कह लीजिए, क्योंकि उसकी इच्छा तक ही निर्भर करेगा कब तक वहाँ का वो राज्यपाल रहेगा। तो ये जो प्रोविज़न है ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया था। ये एक्ट किस लिए लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय केंद्र में कौन था, गवर्नर होते थे, वाइसराय होते थे, उनके आधार पर चीज़ें चलती थी। तो इस आधार पर राज्यपाल का जो कार्यकाल था वो यहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका, तो हमने कल पढ़ा था कि जो है एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को हमने 1950 में हटाया था। तो उसका यही कारण था कि 1935 में हमने एक फेडरल कोर्ट की कल्पना की थी और उसको स्थापित किया था। तो फेडरल कोर्ट अब, हालांकि फेडरल कोर्ट अब नहीं रही, उसके स्थान पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्थान ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से कह सकते हैं, उसकी अवधारणा भी यहीं से आई है। उसके बाद 1935 के एक्ट में एक लोक सेवा आयोग की कल्पना की गई थी, वो भी हमने यहीं से लिया है। और एमरजेंसी प्रोविज़न को यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था, डिटेल में इसका वर्णन मिला था, वो भी यहाँ से हमने लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, तो अब देखिए 1935 का जब एक्ट लागू हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उसमें हमने क्या लिया, वहाँ से संसदीय प्रणाली ली, यानी कि जो संसदीय सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। हमने देखिए राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं ली जो कि अमेरिका में है, हमने ये लिया है संसदीय सिस्टम, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, यानी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, जो भी शासन होगा कानून का शासन होगा, किसी राजा का शासन नहीं होगा। ये हमने कहाँ से लिया है, विधि का शासन। ठीक है, ये यहाँ से लिया। विधायी प्रक्रिया, किस हिसाब से विधान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, अगर हम बात करें सिंगल सिटीजन की, जैसे अगर हम यूएसए जाते हैं, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, जैसे जिस स्टेट के आप हैं वहाँ की तो नागरिकता आपकी होगी, साथ में आपकी फेडरल सिटीजनशिप भी होगी, यानी कि आप एक प्रकार से यूएसए के और इनकेस अगर आप मान लीजिए कि फ्लोरिडा के, ठीक है, तो फ्लोरिडा और यूएसए दोनों के आप सिटीजन होंगे। लेकिन इंडिया में हमने क्या अपनाया है, एकल नागरिकता को अपनाया है। मंत्रिमंडल का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो भी हमने यहाँ से अपनाई है। परमाधिकार लेख, ये सबको हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे वहाँ डिटेल्स पढ़ेंगे, तो परमाधिकार लेख को हमने अपनाया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, संसदीय विशेषाधिकारों की बात करें तो संसदों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं।
ठीक है। ये सब भी हम जब सांसदीय प्रणाली पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ विशेषाधिकार होते हैं, अगर संसद का सेशन चल रहा है तो उस समय उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कुछ पर्टिकुलर केसेस में उनको कोर्ट सम्मन नहीं कर सकती, और जो भी वो संसद में वक्तव्य देते हैं, लिखते हैं या बिल पेश करते हैं उसके लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो विशेषाधिकार हैं वो सब थे। द्विसदनी व्यवस्था, यानी कि अपर और लोअर जो सदन था, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, ये प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से अपनाई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करें कि हमने यूएसए से क्या लिया है, अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया है, तो मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि मूल अधिकार एक नहीं 1000 बार पूछा गया और हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है कि हमने मूल अधिकार से क्या लिया है। इसमें मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो बेसिकली कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब देखिए अगर यहाँ पे तो न्यायपालिका थी ही, तो यहाँ पे कैसे अलग से हमने क्या ले लिया, क्या यहाँ पे परतंत्र है, नहीं, यहाँ पे भी न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे सर्वोच्च क्या है, वहाँ की संसद सर्वोच्च है। और अगर हम यूएसए में बात करें तो यूएसए में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो नेक्स्ट लेवल पे है, यानी कि अगर कार्यपालिका कुछ ऐसा करती है जो कि गलत है और संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायपालिका उसको अवैध या अमान्य घोषित कर सकती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी भी स्तर पे कार्यपालिका से स्वतंत्र है, उसके तहत काम नहीं करती। उसके बाद हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि रिव्यू करने का। इनके जैसे कोई बिल आया, जैसे अभी किसान बिल ही चर्चा में चल रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको चाहती तो इसको अवैध घोषित कर सकती थी, हालांकि उन्होंने किया नहीं। उनके पास जब PIL दाखिल की गई, अप्रोच किया किसानों ने, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, लेकिन ये कमेटी बनाना उनका काम नहीं है, इसको जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। और इस तरह का जब काम कार्यपालिका का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगती है तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, अति सक्रियता कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे कि 99वां संशोधन आया था, ये क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NGAC, इसको हम पढ़ेंगे। 99 संशोधन आया था, इसमें क्या किया गया था कि जो जजेस होते हैं वो खुद को ही नियुक्त करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा तो होगा कि जज खुद को अपने रिश्तेदारों को ही नियुक्त करेंगे, नेपोटिज्म की भावना आ गई थी। तो थोड़ा सा सुधार करने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो 99वां इन्होंने संशोधन लेके आए, सॉरी। तो जब संविधान न्यायपालिका ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने, ये उनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया, ठंडी बस्ती में चला गया। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को अमान्य कर देने की, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, हमारे देश में एक, जैसे राष्ट्रपति का तो पद ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी पद है। तो ये पद कहाँ से लिया गया है हमारा, ये पद लिया गया है अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम कैसे रिमूव करेंगे उनके पद से। ये सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति को भी कैसे हटाना है, उन पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी और कैसे लगाया जाएगा या महाभियोग के थ्रू हटाया जाएगा, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से। उसके बाद आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने जो संविधान में लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्यों में शासन कैसे होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं, प्रकार से कह सकते हैं, उसके लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में चीज़ पूछी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग हमने यूएसए से लिया है, लेकिन अगर निर्वाचन की बात करें तो कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। उसी के साथ यहाँ पे ध्यान देना कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि नॉमिनेशन, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। ये चीज़ आप जानिएगा, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे तो पहुँचाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ राज्यसभा के बारे में और आगे आएगी, वहाँ पे देखिएगा अंतर क्या है इसमें। तो ये आयरलैंड का हो गया। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब देखिए, जैसे कि अगर यूएसए की तुलना यहाँ बार बार करनी पड़ रही है, क्योंकि संघीय सिस्टम का जो रोल मॉडल है वो अमेरिका ही है। तो अमेरिका में क्या है, राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि अगर राज्यों को पावर दे दिया जाता
तो फिर आज इतना बड़ा भारत ना ही होता, बहुत से देश बन गए होते नए नए। तो उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी कि राज्यों को पावर तो दिया गया, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ जब आए कि राज्य अपना अस्तित्व खोने लगे या भारत से अलग होने की इच्छा रखें या कुछ ऐसा काम करें, तो उस स्थिति में सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो सशक्त केंद्र का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से, अमेरिका से नहीं लिया है, ब्रिटेन से नहीं लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? जैसे सपोज़ कीजिए कि राज्य सूची और केंद्र की सूची, संघ सूची, दो ऐसी 7वीं अनुसूचियों में 2 ऐसे विषय हैं जहाँ पे निर्धारित की गए हैं स्पष्ट भाषा में कि ये विषय राज्य का होगा और ये केंद्र का। जैसे पुलिस का सिस्टम हो गया, शिक्षा का, शिक्षक समवर्ती में रखा गया है, हालांकि राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन जैसे पोस्ट ऑफिस का हो गया, बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, ये केंद्र सूची में रखा गया है। लेकिन अवशिष्ट सूचियाँ क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं? ऐसी शक्तियाँ जिस पे अभी कुछ डिसाइड नहीं है, फ्यूचर में आने वाली हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो किसके हिस्से में जाएगा? वो पावर होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसमें आप देखिए, जैसे आप समझ लीजिए इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट तो उसमें था ही नहीं जब ये सब संविधान बन रहा था। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट किसकी पावर में आएगा? ये आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। और किस शक्ति में आएगा? अवशिष्ट शक्तियों में आएगा। ये किसी एक एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में, उनकी नियुक्ति कैसे करेगा? वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, क्योंकि ये केंद्र का केंद्र के ऐसा कहा जाता है कि एजेंट है, हालांकि एजेंट होते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन एक प्रकार से केंद्र सरकार ही उनको नियुक्त करती है। तो वो केंद्र की शक्ति को दिखाता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तो ये कहाँ से लिया है? कनाडा से। अब देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है यहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो यहाँ पे चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की परामर्श मांग सकता है, कंसल्टेशन मांग सकता है, ठीक है, उनसे कंसल्ट कर सकता है चीज़ों को। तो वो भी हमने यहाँ से लिया है, कनाडा से। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। बस अंतर इतना है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों समान विषय पर कानून बना दे तो केंद्र का लागू होगा। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जब राज्य का कानून लागू हो जाएगा, तब होगा जब राज्य ने कानून बनाया और राष्ट्रपति से उसकी अनुमति ले ली है, ठीक है, तो राज्य का कानून भी लागू होगा। वो जब हम पढ़ेंगे आगे केंद्र राज्य संबंध में, तब वहाँ डिटेल से देखेंगे। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ये हमने उठा ली है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 चीज़ आपको खासकर याद रखना है। कौन सी? एक तो समवर्ती सूची, दूसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो एमरजेंसी प्रोविज़न लिए है वहाँ से। और एमरजेंसी प्रोविज़न में मूल अधिकारों को, जो मूल अधिकार हैं वो कम हो जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, उनका स्थगन हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो हट जाते हैं। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। उसके बाद हम बात करें सोवियत संघ पूर्व का संविधान, ठीक है, अभी तो रूस है लेकिन उसके पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो वहाँ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिया है, ये बाद में जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना में हमारे न्याय जो है, न्याय कैसा है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि हमने जो न्याय लिया है और मूल कर्तव्य लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? उठाए हमने सोवियत संघ के संविधान से। उसके बाद अगर हम फ्रांस की बात करें, ठीक है, तो अगर एक प्रॉब्लम आप लोग को आ रही हो कि ये चीज़ें जो यहाँ पे हैं कुछ क्लियर नहीं दिख रही होंगी, तो ये आपको सब सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इवन जो भी हमारी क्लास चलती है, जो भी PDF यहाँ पे यूज़ होते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे फ्रांस का संविधान। तो यहाँ से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। अब ये बताते हैं स्वतंत्रता, समानता और समता और बंधुता, ये जो भावना है हमारे, अभी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे आज या कल में, तो उसमें देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें हमने वहीं से ली हैं, ठीक है। और गणतंत्रात्मक, अब देखिए रिपब्लिक, इसको हम समझेंगे अभी डिटेल से जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कि गणतंत्र होता क्या है, गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, क्या कोई गणतंत्र शासन अगर है तो वहाँ लोकतंत्र हो सकता है, या फिर कोई ऐसा राष्ट्र है जो लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र नहीं है।
हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो हमने जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है और प्रस्तावना में 3 स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये हमने उठाए हैं फ्रांस से। यानी कि अब ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्रांस है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ठीक है, मित्र है, बंधुत्व, वो स्वतंत्रता और समानता की हमारे इन तीनों चीज़ों की मतलब सम्मान करता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, आप लोग को पता नहीं होगा, आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे आपसे पूछा जाए कि हमारा सबसे अच्छा देश कौन सा रहा जिसके साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे, तो आप हो सकता है यूएसए, रसिया वगैरह बोल दें, लेकिन आपको पता नहीं होगा, ये है फ्रांस। फ्रांस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे सैंक्शन लगे हों या ना लगे हों। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या उठाया है, गणतंत्रात्मक, ये तो हमारा हो गया, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या उठाया है, संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है हमारी, वो हमारी यहाँ से आई है। और उसके बाद अगर जापान की बात करें तो हमने जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इनकेस आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो विधि का शासन है, विधि का शासन मतलब कानून में अगर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है वोट दे सकता है, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन ऐसा बोल दिया जाए कि मतलब हम कमज़ोर जो वर्ग हैं उनको कुछ सुविधाएं देंगे, जैसे कि अगर मेडिकल लाइन है, ठीक है, आप हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हैं, एक 5 साल का बच्चा और एक 20 साल का आदमी और एक 80 साल का बूढ़ा, क्या तीनों को बराबर ट्रीट करेंगे? नहीं, आपको वहाँ पे सुविधाएं देनी पड़ेंगी। बच्चों को और बूढ़ों को थोड़ी सी सुविधा देनी पड़ेगी। तो क्या यहाँ पे समानता कम हो जाती है? नहीं, यहाँ पे विधि की प्रक्रिया अपनाई जाती है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पे समानता के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और विधि द्वारा ये प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है। हालांकि ये टॉपिक इतना ही नहीं है, बहुत डिटेल में है, हम जब अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। उसके बाद हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से कि इसमें है क्या, ताकि जो परीक्षा में आए उसको हम देख सकें। तो अभी हम देखेंगे, इसमें हमने 1935 का जो हमारा एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, पहले हम देखते हैं वहाँ से हमने क्या लिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है, वहाँ से हमने लिया संघीय तंत्र। देखिए आपको याद क्या रखना है, मैं वो चीज़ें बताता हूँ। संघीय तंत्र, ये 35 तो आपको पूरा अधिनियम ही याद करना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे आगे बताया जाएगा, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो सिस्टम हमने यहाँ से लिया। आपातकालीन सिस्टम यहाँ से लिया, उसका कैसे करना है। अब आते हैं, ये तो हो गया। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जाएंगी, संसदीय सिस्टम, विधि का शासन, ठीक है, एकल नागरिकता, और देखिए संसदीय सिस्टम लिए तो मंत्रिमंडलीय सिस्टम भी वहीं पे होगा, और संसदीय विशेषाधिकार, ये देखिए शब्द जुड़े हुए हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिया, संसदीय सिस्टम लिया, विधि का शासन लिया, और जब विधि का शासन लिया तो विधायी प्रक्रिया भी ली, एकल नागरिकता, नागरिकता से याद आएगा यूएसए का 2 वाला नहीं लिया हमने, मंत्रिमंडलीय सिस्टम और संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका से बात करें, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ पुनरावलोकन भी, रिव्यू भी उसी से ही जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता से। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, और न्यायाधीशों को हम कैसे हटाते हैं, हटाने वाली बात देखिए यहीं पे है, अमेरिका में ही केवल न्याय, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाते हैं और राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, महाभियोग कैसे लगाते हैं। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है और राज्यसभा में सदस्यों को कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया, केंद्र हमारा बहुत सशक्त है, संघीय व्यवस्था है, बाकी की, अब देखिए केंद्र मजबूत होगा तो बाकी की जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी केंद्र के पास ही होंगी, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र ही करेगा, यही मेन टॉपिक है, यही से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श अधिकार है, ये चीज़ याद रखना है, केंद्र सशक्त केंद्र और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, ठीक है, निर्णय लेना उससे कैसे लेगा। ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है, और संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, कभी कभी कोई बिल होता है कुछ पर्टिकुलर बिल छोड़ के, जैसे धन विधेयक या वित्त विधेयक है, इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, तो संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने बस इतना याद रखना है
कि मूल अधिकार हमारे आपातकाल में कैसे हटेंगे, वो चीज़ हमने लिया है मात्र जर्मनी से। हमने सोवियत संघ से क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है। और प्रस्तावना में हमारा जो न्याय वाला सिस्टम है, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने प्रस्तावना में क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 चीज़ें ली हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 368 आर्टिकल, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहाँ पे क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्यसभा के मतलब सदस्यों का नामांकन, यानी कि नॉमिनेशन कैसे होगा, ये हमने लिया है आयरलैंड से। और निर्वाचन कैसे हो, कहाँ कैसे किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, ये लिया है हमने कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो ये चीज़, ये बेसिक अंतर है, आपको याद रखना होगा। जापान से हमने लिखा है, क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से ली है, जापान से ली है। और विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है ब्रिटेन से। तो ये हमने क्या देख लिया, संविधान के स्रोत देख लिए, ठीक है। अब संविधान के स्रोत के बाद हम आगे देखते हैं कि अनुसूचियों को हम देखेंगे, ठीक है। तो अनुसूचियों में हमारे पास बेसिकली जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूचियाँ जो थी 8 थी, ठीक है, 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर हम बात करें संविधान में, तो अभी जो अनुच्छेद होंगे लगभग 470 के पास होंगे, संशोधन होता रहता है, बिल आते रहते हैं। लेकिन मूल अनुच्छेदों की बात करें तो अभी भी हमारे पास 395 ही हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद मान लीजिए आपके पास 21 था, तो 21 में क्या जोड़ा गया है, 21 में जो अगला अनुच्छेद जोड़ा गया है वो 21 का ए या 21 का का जोड़ दिया गया है। तो आप मूल रूप से इसको 21 ही समझेंगे। तो अनुच्छेद जो हैं अभी भी हमारे पास 21 ही अनुच्छेद हैं। उसी प्रकार से अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां पहले तो 8 थी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से इसमें 4 और अनुसूचियां जुड़ गई, ठीक है। ये अब टोटल अगर हम 4 अनुसूचियां जोड़ दें तो हमारे पास अब टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। इन 12 अनुसूचियों को संविधान को पढ़ने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक प्रकार से हमारी संविधान की विशेषताओं के तहत ही आता है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, इसका PDF अगर आपको यहाँ पे कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो ये आपको हमारे इस पे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी अनुसूची पहली क्या है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है, पहली अनुसूची अगर हम देखेंगे तो पहली अनुसूची से हम शुरू करते हैं। तो हम अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, लेकिन हम बता दें कि अनुसूचियाँ जितनी भी हैं ये 12 अनुसूचियाँ प्लस आपका क्या है, प्रस्तावना। कल हम प्रस्तावना चालू करेंगे अनुसूचियाँ पढ़ के, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में हम इसको समझेंगे। एक बार अनुसूचियों को समझना बहुत ज़रूरी है, हम इसको जल्दी से नहीं समझ सकते। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम अनुसूचियों के साथ प्रस्तावना को चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।